हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम डीडीए जेएसए 2020 का रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर गिवन है हमें कि रेशियो गिवन है प्रेजेंट एजेस का, किसका? अजय और राजवीर का। अजय और राजवीर का रेशियो गिवन है, किसका? प्रेजेंट का। ठीक है, जो कि गिवन है 7:4। और 3 साल बाद, 3 इयर्स अगो का बाद की बात कर रहा है। और ये 5:3 है। अगर ये बाद में देखो, अब ये 3 साल बाद आगे की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रेशियो है वो बढ़ना चाहिए था। ठीक है, इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि जब एज इंक्रीज होगी और दोनों की होगी तो दोनों का इंक्रीज भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर कम हो रहा है 2 और यहाँ पर 1 कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? इस आपस के डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके आपस के डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 7 14 और 8, 3 5 15 और 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर भी 1 का चेंज, 1 का चेंज। 1 की वैल्यू 3 इयर्स की वजह से हो रही थी। क्या मैं बोल सकता 3 गुना? क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राजवीर। राजवीर की प्रेजेंट एज बताओ। और प्रेजेंट एज कहाँ से आएगी? ये आएगी। तो इस 8 को भी 3 बार गुना करो तो 24 इयर्स उसकी एज रही होगी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स में आपको बताना है यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या होगा। अगर यहाँ पर हम नंबर देखें तो 2 × 5 10 आ रहा है, 3 × 2 6 आ रहा है, तो 8 × 7 56 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें 56 दिख रहा है। और देखो, अगर कहीं और होता तो फिर हम लेटर भी पता करते, लेकिन लेटर की भी जरूरत है ही नहीं अगर आंसर मैच हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, जापान इज टू येन, ये करेंसी है। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? इस अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो पीसो है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एनालॉजी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8:33, मतलब 8 और 33 और 49 का कुछ क्लस्टर है। आपको ये बताना है इनमें सेम रिलेशन किस में लग रहा है। तो ये मल्टीप्लाई होकर तो ये नंबर नहीं आएगा, 8 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 49 और 33 का डिफरेंस आएगा 16 आ रहा है। 16 का आधा हो सकता है 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 103 और 69 का जो डिफरेंस है 34, 34 का आधा 17। ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट बिल्कुल सेम लॉजिक जो था यहाँ पर वो यहाँ पर लग रहा है और बाकियों में नहीं है। चेक भी नहीं करना है हमें। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस लोगे 17 आएगा, यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 17 होना चाहिए। तो 17 में जब आप ये ऐड करोगे तो 139 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 13 17 13 और 17 का डिफरेंस आता जा रहा है इस तरह से। फिर वहाँ पर 17 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 122 में 17 ऐड करने पर 139, तभी जाकर वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्वेश्चन देखो। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो है हमारा किस चीज़ का? ये एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है। ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है ये सब कुछ। इसने कहा कि भाई आप ये बताओ कि ये कंडीशंस दी हुई है कि उसकी 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में, 65% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, एनईटी मतलब नेट क्लियर होना चाहिए उसका साइंस डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में, और 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और फिर एक कंडीशन दी है कि अगर वो सब चीज़ फिल कर रहा है, एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन? 4th कंडीशन। मतलब अगर ये वाला 60% मार्क्स नहीं है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में, तो कोऑर्डिनेटर को इसको रेफर करना है, प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर को। और अगर 5th वाला केस नहीं आ पा रहा है, मतलब एलिजिबल नहीं आ पा रहा है इसमें, तो उसने कहा कि शुड हैव 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास भेजना है। ठीक है, अब हम नीचे गिवन है हमें यहाँ पर एक कैंडिडेट की कंडीशंस, वो क्या मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो गिवन है, और उस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। फर्स्ट, वी प्रसाद हैज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री। तो उसने कहा था पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 70% मार्क्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, ही हैज क्वालिफाइड नेट एग्जाम इन केमिस्ट्री। नेट एग्जाम इन केमिस्ट्री बिल्कुल साइंस डिसिप्लिन में नेट होना चाहिए था। आफ्टर अवेलिंग नेट ही वॉज वर्किंग इन द स्कूल एज केमिस्ट्री टीचर। एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं मांगा, रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है।
एंड वर्क देयर फॉर 3 years. ही हैज सिक्योर्ड 90 मार्क्स आउट ऑफ 150. देखो 90 मार्क्स 150 में से अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 से 30 टाइम्स 60% मार्क्स आए हैं. तो इसका मतलब उसने कहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस में इतना होना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है. डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1987 है. 2020 में इसका सिलेक्शन हो रहा है और 1987 उसकी बर्थ रेट है. इसका मतलब 33 इयर्स का है. तो इसका मतलब ये एज वाला भी फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो पा रहा है. ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर है. ठीक, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब इसने बस यही बताया कि अब डिसीजन क्या लेना चाहिए. अब देखा जाए तो 5th पॉइंट के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका केस जो है वो रेफर कर दिया जाना चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस इसका मतलब नहीं है गिवन. ठीक है, यहां तक उम्मीद है ये समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं. देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज से रे डे पे ले मीन्स दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड द मीनिंग ऑफ द रे में, ठीक है, इसने कहा कि ये इसका कोड ये गिवन है हमें, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन. इसका कोड हमें गिवन है रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर और मे से डे का मतलब है दिस इज अ फ्लावर. व्हाट इज द कोड ऑफ द गार्डन. अब आप गार्डन में जो देखोगे, देखो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये सेंटेंस है हमारे पास, रोज इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज अ फ्लावर. तो गार्डन तो किसी भी सेंटेंस में नहीं है. ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हो जैसे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ से जो है, से इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है. रे जो है इन दोनों में कॉमन है, पे जो है इन दोनों में कॉमन है, डे जो है वो इसमें कॉमन है. तो इसका मतलब ले जो है वो वर्ड बच गया, ले जो है वो वर्ड बच गया. इसका मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट रहा होगा. तो मैं ये कह सकता हूँ ले ही उस गार्डन का कोड रहा होगा. उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इसमें से ऑड वन आउट चुने. ऑड वन आउट मतलब इनमें से कोई अलग है वो आपको फाइंड आउट करना है. इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, बाकी सब कॉन्टिनेंट नहीं है, ये करेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 इवेंट्स ए एंड बी आर गिवन, 2 स्टेटमेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट कॉज. अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है. फर्स्ट पढ़ना है, हमें पता करना है ये कॉज हो सकता है नहीं. सुप्रीम कोर्ट सेट्स अ डेडलाइन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज वर्किंग ऑन द अर्जेंट बेसिस. मैं ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया होगा तो ये कॉज रहा होगा, और सेकंड उसका इफेक्ट रहा होगा कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उस पर वर्क कर रही है अर्जेंट बेसिस पर. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पर. तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाला कॉज है, ए इज अ कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट. ठीक है, पहले वाला कॉज हुआ और उसका इफेक्ट ये देखने को मिला कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो अर्जेंट बेसिस पर काम कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. X24 पर आता है, T20 पर आता है, P16 पर आता है, L12 पर आता है. ठीक है, तो अगर मैं देखूं -4 -4 -4, तो -4 करने के बाद यहाँ 8 आना चाहिए जो कि H, और एक ही ऑप्शन है जिसमें H है, ये करेक्ट रहा होगा. बिल्कुल आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम के टाइम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसने कहा कि ये दोनों रिलेशन हैं. देखो 144 कोई ऐसा ना वैसा नंबर नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है ना. तो ये हो सकता है 10 7 और 3 10 10 और 12, ये 12 आ रहा है इसका सम, डिजिट्स का सम, और उसी का स्क्वायर ये होगा. तो इसका सम 10 और 5 15 आ रहा है, 15 का स्क्वायर 2 है, 225 होना चाहिए. करेक्ट आंसर 225 है बिल्कुल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अनन्या हु इज विनीता's डॉटर सेज टू कविता, योर फादर मनीष इज एल्डर ब्रदर ऑफ माय ब्रदर. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. अनन्या जो कि विनीता की डॉटर है, वो कविता से कहती है. ठीक है, कविता से कहती है. कौन कह रही है सेंटेंस को? अनन्या कह रही है. ठीक है, सॉरी, हाँ अनन्या कह रही है. और इसने कहा, क्या कहा? योर फादर. अब किसकी तरफ बोला है? कविता से बोला है. तो कविता के फादर मनीष इज एल्डर ब्रदर ऑफ माय मदर. तो वो अनन्या के एल्डर ब्रदर हैं मेरी मदर के. ठीक है, तो ये भी मनीष है, इसका मतलब मनीष की कोई बहन है वी, उसकी कोई डॉटर है ए. ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा. और मनीष जो है एल्डर ऑफ माय मदर हु इज सेकंड चाइल्ड ऑफ जगदीश. जगदीश का सेकंड चाइल्ड है. ठीक है, कौन? मनीष. अब इसने कहा कविता कैसे रिलेट कर रही है जगदीश से. कविता जो है वो कहीं ना कहीं ग्रैंड डॉटर है.
इसका बेटा, इसकी बेटी, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहन ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और वो वेट कर रहा है अपनी टर्न का सबमिट करने का प्रोजेक्ट को। उसकी क्लासमेट है जो जिसने हेल्प मांगी है, जिससे कि वो अपना काम जो है वो कंप्लीट, प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर पाए टुडे, क्योंकि लास्ट डे है सबमिशन की। तो करना क्या चाहिए रोहन को? रोहन, ही विल हेल्प हर आफ्टर सबमिटिंग हर प्रोजेक्ट, ठीक है। ही विल हेल्प हर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सो दैट ही कैन टू सबमिट इज ऑन टाइम. She should suggest to seek someone else help because he is busy. Tell her he is going to help someone else. ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहली बात तो ही विल हेल्प हर आफ्टर सबमिटिंग, हर नहीं है, ये हिज है, ठीक है। हिज प्रोजेक्ट, उसको अपने प्रोजेक्ट के बाद उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में वो अपना भी ना दे पाए। तो सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करे, फिर वो दूसरों की हेल्प करे। बिना अपना काम कंप्लीट करे दूसरे की हेल्प नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट, P Q R S T and U are members of the family having dinner together. Q is son of R. यहां बना लेते हैं। Q जो है सन है किसका? R का। R is not mother of Q, इसका मतलब R फादर है। P married to R, P married to R, तो P फीमेल हो गई। T is younger brother of, T is younger brother of R, सॉरी younger brother बोला है इसने, T is younger brother of R। और S is daughter of P, S is daughter of P, ठीक है। एंड यू इज एल्डर सिस्टर ऑफ क्यू, यू इज एल्डर सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, हो गया। हाउ मेनी ब्रदर डज यू हैव? यू के कितने ब्रदर? हमने कहा एक ही तो है, ये वाला एक ही तो है, ये क्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको? बिल्कुल, ठीक है। ब्लड रिलेशन की वीडियो आप देखना, उसमें मैंने मेथड समझाया हो, जिससे एक ही बार क्वेश्चन पढ़ते ही हो जाता है। इसने कहा कि अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी? सम पेन्स आर फाइल्स, अगर ये सेंटेंस गिवन है ऑल फाइल्स आर, ये असल में सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आर बुक्स, अगर ये सेंटेंस गिवन है तो इनमें से कौन सा सही है? सम पेन्स आर बुक्स, देखा जाए तो पेन्स और बुक्स कहाँ है? पेन और बुक कहाँ है? ये रहा। फाइल फाइल कॉमन है, ऑल भी है, तो सम पेन्स आर बुक ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी चेक करो, ऑल फाइल्स आर पेन, ऑल फाइल्स आर पेन, ऑल फाइल्स, यहाँ पर फाइल के पास ऑल नहीं है। ऑल बुक्स आर फाइल, ऑल बुक्स आर फाइल, बुक के पास ऑल नहीं है। नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, ये ज्वाइन हो गए तो पॉजिटिव सेंटेंस बना, ये सारे गलत है, ठीक है। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सिलॉक्स का ये पार्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको गिवन है सीरीज, वो भी नंबर सीरीज, तो C3F6 P16, एक ही लेटर देखते हैं, C3F6 LI9, तो यहाँ पर 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, तो 12 आना चाहिए L, ठीक है। L के साथ देखा जाए तो एक ही वर्ड बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन देखो एक बार क्या गिवन है। PQRST एंड यू आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैविंग डिनर, Q इज सन ऑफ R। अच्छा, ये तो क्वेश्चन वही है, ये तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यही वाला जो अभी किया था। यहाँ पर PQRST सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बस ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। इसने कहा हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द सन ऑफ P। P का सन कौन सा है? तो P का सन हमने बनाया था Q है, P का एक ही सन था Q, तो इसका भी आंसर क्या होगा? Q आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्क्वायर्स गिनना है, और स्क्वायर गिनने की मैंने आपको टेक्निक भी बताई हुई है। 1 2 3 4 लिखना है, 1 2 लिखना है रिवर्स में, 2 4 ज़ा 8 लिख लो, 1 3 ज़ा 3 लिख लो, और बस इन्हीं को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 11। आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आएगा अगर इस तरह की फिगर कभी स्क्वायर्स काउंट करने के लिए पूछी जाती है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम गिवन है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूरल एम्प्लॉयड। देखो रूरल, ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बेरोजगार पुरुष, बेरोजगार, ये तो एम्प्लॉयड है, कार्यरत है, तो ग्रामीण होने चाहिए, वो बेरोजगार होने चाहिए, तो ट्राइंगल को हटा दो, ठीक है। वो ग्रामीण होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए, लेकिन वो एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 10 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रेडियन इज टू एंगल। देखो रेडियन, एंगल को नापने के लिए की जो यूनिट है वो रेडियन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो ऑर्स्टेड है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इमेज का, इसका मतलब ये जो इमेज है इसकी वाटर इमेज टॉप बॉटम चेंज होने चाहिए। टॉप बॉटम चेंज होगा तो सबसे पहले तो ए चेंज होना चाहिए, ये गलत है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर सीधा ए है, गलत है। और ये जो राइट में, ये जो शेडेड पार्ट है वो राइट में है, जब ये टॉप बॉटम में आएगा तो ये राइट में ही रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल
करेक्ट है, इसमें कोई चांस नहीं होना चाहिए गलत होने का। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट कर दिया गया है और आपको बताना है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले n निकालते हैं। सबसे बड़े क्यूब की साइड अपॉन में छोटे क्यूब की साइड डिवाइड करोगे तो 7, और n का क्यूब जो है वो टोटल आ जाएगा 7 का क्यूब मतलब 343। टोटल क्यूब्स 343 बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। क्यूब की वीडियोस आप देख सकते हो, ये फॉर्मूले पर बेस्ड था सीधा सीधा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हो सीरीज में अगर ध्यान दोगे तो पहली बात तो ये जो एरो है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये जो एरो है वो इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। ये जो कॉर्नर के पॉइंट है ना, ये पहले तो इनसाइड फेस थे एरो इन ट्राइंगल, फिर ये बाहर की तरफ फेस होने लग गए, फिर इनसाइड, फिर बाहर होने चाहिए। तो बाहर की तरफ फेस होंगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक साइड था स्क्वायर का, उसका 40% इंक्रीज हुआ है। 40% का मतलब है 2/5, और 2/5 अगर मैं कहता हूँ 5 ओरिजिनल है तो 5 पर 2 इंक्रीज होकर 7 हो गया होगा। वो कह रहा है नहीं, एरिया बताओ, एरिया में कितना चेंज आया। तो हमने कहा 25 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 5 साइड रही होगी, 5 का स्क्वायर 25 एरिया आ रहा होगा, और ये 49। तो कितना चेंज आया 24 का, अपॉन में इनिशियल 25, क्योंकि 25 पर ही तो चेंज आया होगा। 24 चौक 96, 96% का चेंज आया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसने कहा कि ऑल डी आर ए ऑल ए आर सी, तो उसने पूछा है सम सी आर सम डी। ठीक है, सम सी ये रहा, सम डी। देखो ए और ए कॉमन है, ऑल भी है, तो स्टेटमेंट बनेगी ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी। तो मैं कह सकता हूँ सम सी आर सम डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है सम ए आर डी, सम ए आर डी, सम ए आर डी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सम है यहाँ पर, और इसको भी बोल सकते हैं सम। और इस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर सर्कल्स हमें काउंट करने हैं, और सर्कल्स की तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो सर्कल लगाते रहो, जो जो लाइन बच जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखो कोई सर्कल की लाइन बची तो नहीं, 11 है, इसका मतलब कंप्लीट। ठीक है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं बची है जो हमने कवर ना करी हो, तो सर्कल की लाइन तो आसानी से कवर हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। इसने कहा कि 12 - 3 का मतलब है 36, 21 + 3 का मतलब है 7, 17 × 2 का मतलब है 19, और 15 ÷ 3 का मतलब है 12। तो आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या 12 में से 3 माइनस करके 36 आएगा? हमने कहा मल्टीप्लाई करके आता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो माइनस का साइन है वो उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ये डिवाइड होकर आता है, 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 17 को प्लस करोगे 2 तो जाके 19 आएगा, और अपन यहाँ पर माइनस करोगे। इसका मतलब मुझे पता चल गया किस साइन का मतलब। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब है डिवाइड। तो यहाँ पर कर लेते हैं एक बार, है ना। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है माइनस, तो ये माइनस करना है, ये माइनस है इसका मतलब। प्लस का मतलब है डिवाइड, ये डिवाइड होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, ये प्लस होगा, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये सब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले बॉड मास लगाते हैं। 315 को 35 से भाग करते हैं तो 9 बार जाएगा, बिल्कुल 10 बार तो 350 आ जाएगा, और 350 का हाँ ये 9 आ गया, ये 9 है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? 9 है ये। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस कर लेंगे। 17 को 16 से, 6 सत्ते 42, 4 एकम 4, 6 एकम 6 और 4 10, 7 और 1 272, ये है 272। ठीक है, तो 272 और 144 प्लस करो, 272 और 144 प्लस करो, 6 7 और 4 11, और ये 3 और 1 4। 416 में से 9 माइनस होंगे, 9 माइनस होंगे तो ये कितना आ जाएगा? 407। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर से सिंबल गिवन है और उसका साइन चेंज करना है। तो परसेंटेज देखो कहाँ पर गिवन है। परसेंटेज का मतलब है डिवाइड, ये डिवाइड है।
@ का मतलब है एडिशन, हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और एंड का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का सम बीच में 5 आ रहा है। 64 को 3 से 3 192 आएगा ये, और फिर हम ऐड कर लेंगे। तो 192 + 11 फिर 203 - 102, 101 करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट इज टू आई देन विग्रस इज टू, सॉरी ब्राइट इज टू आई। ब्राइट जो है, देखो क्या ये बोल सकते हैं, ब्राइटनेस जो आई से देखी जा सकती है, तो विग्रस, विग्रस टेस्ट, टेस्ट भी होता है ना विग्रस, तो वो टंग से नापा जाता है। विग्रस का मतलब हाँ यही होता है, जोरदार, हाँ ये भी हो सकता है। विग्रस टेस्ट वोकल कॉर्ड से नहीं, नेक से नहीं, ईयर से नहीं, टंग की बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसने कहा कि यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें सेम अलग कौन सा है। तो क्या ये बोल सकते हैं ये दोनों वाटर इमेज है, बस शेड अलग हो गई है। ये वाटर इमेज है, शेड अलग होगी, वाटर इमेज है, लेकिन ये वाटर इमेज नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और इसी स्पीड में आपको करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर कोई ऑप्शंस आपको लग रहा है कि एलिमिनेट हो गए हैं बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस, तो आप उस पर टिक कर सकते हो जो करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए जेएसए के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।